शौर्य सम्मेलन में वक्त हो गया है अब आपको शौर्य गाथाएं सुनवाने का। जी हां, शौर्य गाथाएं वो कहानियां जो आपको लगेगा कि किसी रुपहले पर्दे की फिल्म की कहानी तो नहीं सुन रहे, जहां पर योद्धा जो है वो बुलेट खाकर भी जीवित रहता है। एक अकेला शख्स दुश्मन के खेमे से जाकर अपने पूरे के पूरे साथियों की टोली को बाहर निकाल लेता है, या फिर एक शख्स जिसके कान उड़ गए, जिसके लिम्स काम नहीं कर रहे हैं, जिसे सेना ने मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया, आज एक आम आदमी की जिंदगी जीता है और 300 लोगों की जान बचाता है। जी हां, कुछ इसी फौलाद के बने होते हैं हमारे सोल्जर्स, और ऐसे ही वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त योद्धा हमारे साथ आप सबके बीच शौर्य सम्मेलन में मौजूद हैं। मैं चाहूंगी आप तालियों के साथ इन जीते जागते रियल लाइफ हीरोज का स्वागत करें। मैं यहां पर आपका परिचय कराना चाहूंगी। 26/11 में अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर कई लोगों की जान बचाने वाले, 200 से 300 लोगों की जान बचाने वाले मरीन कमांडो शौर्य चक्र विजेता प्रवीण तेवतिया जी का स्वागत करें आप। हमारे साथ यहां पर महावीर चक्र प्राप्त हवलदार देगेंद्र कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध में दुश्मन को किस तरह से पस्त किया वो उनकी जुबानी हम सुनेंगे। और हमारे साथ यहां पर कर्नल तेजेंद्रपाल सिंह हैं। 1971 में दुश्मन के कैंप में जब उनके साथी पहुंचे तो कैसे अपनी जान की परवाह किए बगैर वो दुश्मन के खेमे से अपने सभी साथियों को जिंदा वापस लेकर आए, अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और अब शायद रियल हीरो से मिलने का वक्त आ गया है। प्रवीण जी, 26/11 का हमला हम सबके जहन में अगर सबसे ताज़ी बात मैं करूं तो वही याद आता है, और आज भी जब उन तस्वीरों को देखते हैं तो रूह कांप उठती है कि किस तरह से एक पूरे होटल में शादी चल रही थी, सब लोग हंसी खुशी के माहौल में थे। और उस वक्त आपको कब कॉल आया और क्या हुआ, आप बताएं कि किस तरह से आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाई, कि आपको शौर्य चक्र से नवाजा गया। थैंक यू मैम। मैं 26/11 की कहानी बताने से पहले 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हमारी ज़िंदगी में 3 चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। पहला महत्व होता है अवार्ड। हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमको अवार्ड मिलता है, तो अवार्ड पे आपका कोई हक नहीं होता है। तो जो आपने बताया शौर्य चक्र पे मेरा कोई हक नहीं होता, क्योंकि वो अवार्ड है। मुझे अवार्ड दिया गया है क्योंकि उस समय पे मैंने ऐसा काम किया। तो सरकार ने मेरे काम को देखते हुए, मेरी वीरता को देखते हुए वो सम्मान दिया, वो एक अवार्ड है। दूसरी चीज़ आती है गिफ्ट। हमें कोई भी कुछ भी गिफ्ट दे देता है, देखा होगा आपने, कोई भी कुछ भी गिफ्ट दे देता है, हम किसी को कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है हमारे जीवन में अर्न। आप मेरे चेस्ट के ऊपर दोनों बैच जो देख रहे हो, एक मरीन कमांडो का है, दूसरा क्लियरेंस डाइवर का है। ये दोनों बैज अर्न किए हुए हैं, इसको कहते हैं अर्न, जो आपने अपनी मेहनत से अर्न किया है। 26/11 के बाद इंजरी हुई, इंजरी के बाद फिर मैंने उसी चीज़ को दोहराया कि मैं अर्न करना चाहता हूं, तो ये इतने सारे मेडल मैंने 26/11 के बाद अर्न किए हैं, आप देख सकते हैं। प्रवीण जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, 26/11 की कहानी तो हम सुनेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन अब आपने जिक्र इस चीज का छेड़ ही दिया है, तो जरा लोगों को अपने कान दिखाइए, है नहीं? और ये कान अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत सारे शरीर के ऐसे अंग हैं जिसमें छर्रे भी मिल सकते हैं अगर स्कैन कराया जाए तो। हाँ, एक्चुअली 100+ स्प्लिंटर्स अभी भी चेस्ट के अंदर ही हैं, और मैं दुनिया में अकेला इंसान हूं जो लंग्स डैमेज होने के बाद में सरवाइव किया हूं। तो रील पर, जब पर्दे पर तो हमारे बड़े बड़े हीरोज जो हैं वो बुलेट खाकर भी जिंदा रहते हैं, तो शायद इंस्पिरेशन यहीं से आती है। उसको ये मत समझिएगा कि हीरो है सब नकली है, असली हीरो ऐसे होते हैं, इसीलिए इनसे इंस्पायर होकर वो फिल्मों की कहानी जो है वो बनाते हैं। और आपने मेडिकली अनफिट हो गए थे आप, और उनको कहा गया कि भाई मरीन कमांडो तो नहीं रह पाओगे, अब क्लर्क का काम कर लो, जरा बाबू का काम कर लो। लेकिन वो योद्धा ही क्या जो आसानी से हार मान ले। फिर क्या लड़ाई शुरू हुई? उसके बाद मैं रिटायर हुआ 2017 में। 2017 में वो रिटायर होने के जस्ट बाद में खरदुंगला 72 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन मैंने की, 72 किलोमीटर, जहाँ पे लोगों को सांस नहीं आता, मैंने वहाँ पे दौड़ के दिखाया कि मेरा लंग्स अभी भी ठीक है, मैं कल भी योद्धा था और आज भी योद्धा हूँ।
उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा कि चलो ये कोइंसिडेंस हो सकता है आपके लिए, एक इंसान यहाँ पे दौड़ सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है। मैंने कहा कि आपने डाइविंग के लिए मना किया, आपने स्विमिंग के लिए मना किया, आपने रनिंग के लिए मना किया। मैं बोला तीनों चीज़ में एक साथ करके दिखाऊंगा। मैंने वर्ल्ड प्रेस्टीजियस स्पोर्ट्स जिसमें 3 इवेंट एक साथ होते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, जिसको आयरन मैन बोला जाता है, 3.86 किलोमीटर सी स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 42.2 किलोमीटर रन, एक साथ बैक टू बैक करके दिखाया साउथ अफ्रीका में, और आयरन मैन का खिताब मैं जीत के लाया। और मैं पहला, हमारे पास कोई बहाना नहीं हो सकता है कि भाई हम इसलिए दौड़ नहीं सकते हैं, इसलिए स्विमिंग नहीं कर सकते हैं कि यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। अब देख लीजिए पूरे शरीर में छर्रे हैं, लंग्स खराब हैं, लेकिन क्या कारनामे कर रहे हैं। मैं तीनों सेनाओं में भारतीय आर्म फोर्सेस का पहला ऐसा जवान हूँ जिसने आयरन मैन का खिताब जीता, और एक बार नहीं 2 बार जीता, और तीसरी बार अभी अमेरिका जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अब मुझे उम्मीद है कि जब जज्बा ऐसा हो और इरादे मजबूत हों, और शरीर तो फौलाद का अपने आप हो ही जाता है क्योंकि इरादे फौलाद जैसे चाहिए, तो आपने वो दिखा दिया। अब जरा 26/11 की कहानी अगर आप लोगों को यहाँ बता सकें ताकि लोग इंस्पायर हो सकें कि आखिर उस रात हुआ क्या था, वहां उसके भीतर हुआ क्या था। और हम सब लोग बहुत आसानी से टीवी पे बैठ के कह देते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, इतने में तो हमारी इतनी बड़ी फौज है, निकाल क्यों नहीं लेते हैं, इतना देर क्यों लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे थे बैठ के। आज भी जब कुछ लोग देखते हैं तो उस तरह की ओपिनियन रखते हैं। असल में क्या हो रहा था अंदर? उस रात को मेरी 12 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी थी। मुंबई गया था अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए, 3 दिन बाद मुझे छुट्टी जाना था। वापिस आया जहाँ पे वो आपका जो रेस्टोरेंट है जिसमें हमला हुआ था आपका, उसी के पास गली वाली लियोपोल्ड कैफे। हाँ, लियोपोल्ड की गली जो है, उसी में मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज करा के वापस आया था 7:30 बजे के आसपास। तो मैं बोट से वापस अपनी यूनिट में गया। यूनिट में जाने के बाद मेरी ड्यूटी थी, लोग टीवी पर अपना मैच देख रहे थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा था। तो मैं छत पे जाके सो गया क्योंकि मेरी रात को 12 बजे से ड्यूटी थी। ड्यूटी पे जाने के लिए मैं 11:30 बजे उठा, नीचे आया, चेंज किया, और ड्यूटी पे जब पहुंचा वहाँ पे तो बड़े जो स्क्रीन था उस पर सारी चीज़ें चल रही थी। हमारे जो ऑफिसर ऑफ द डे थे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि तेवतिया मुंबई पे आतंकवादी हमला हो गया है और मुंबई के टॉप पुलिस ऑफिशियल शहीद हो गए हैं। जिन आतंकवादियों को हम कश्मीर में ढूंढ रहे थे वो आज हमारे घर में आ गए हैं। ये हमारे पास में एक गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनको मारने की। तो उन्होंने कहा कि हमारी 2 टीम ऑलरेडी जा चुकी हैं, एक ताज में काम कर रही है और एक ट्राइडेंट में काम कर रही है। आप जाओ आर्मरी से अपना जो भी चीज़ है, आर्मर वगैरह जो चीज़ें, वेपन वगैरह ड्रॉ करो। तो मैं आर्मरी गया, जाके वेपन वगैरह ड्रॉ किए। सारी चीज़ ड्रॉ करने के बाद बोट से जब हम मुंबई पहुंचे तो हमारे पास जो चीज़ें थी मैं बताना चाहूँगा कि हेलमेट उस कंडीशन का नहीं था। जो बुलेट प्रूफ जैकेट हमने पहनी हुई थी वो एक की गोली को झेल नहीं सकती थी। कम्युनिकेशन सेट हमारे पास में नहीं था। उसके बाद हमारे जो टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है क्योंकि सामने आतंकवादी हैं। तो आप बिलीव करो उनमें से एक भी बंदे ने पीछे पैर नहीं हटाया और सबसे आगे चलने वाला मैं था। ये आपके प्रोफेशनलिज्म है, ये आपकी स्किल नहीं, इसके ऊपर आपकी ट्रेनिंग है, जिसके लिए आपको तैयार किया जाता है, जिस देश के लिए तैयार किया जाता है, वो सब चीज़ें होती हैं। आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट उतनी कैपेबल नहीं है, हेलमेट है वो उतना ठीक नहीं है, तो हेलमेट को साइड में रखा। एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि एक की गोली को नहीं झेल सकती थी, उसी को पहन के हमारी पूरी टीम ताज के अंदर एंटर की। जाके सिचुएशन देखी तो जो वहाँ पे लॉबी थी, लॉबी में पूरा ब्लड फैला हुआ था। हमने अपनी जाके अलग अलग पोजीशन ली। पोजीशन लेने के बाद देखा कि जो कोई अगर ताज में गया है तो वहाँ पे जो ओल्ड विंग की तरफ जो रास्ता जाता है लॉबी से, मैं उधर ही मेरी पोजीशन थी। तो एक आदमी था, बार बार फ़ोन मिला रहा था और फ़ोन लग नहीं रहा था और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो उस लॉबी से एलवे की तरफ क्रॉस करने लगा, ओल्ड विंग की तरफ जाने लगा। तो मैंने उनको वहीं पर रोक दिया, सर आप कहाँ जा रहे हो, गोलियां चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ
6th फ्लोर पे है और फ़ोन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा कि सर, जो चला गया है, जो भी कुछ हो चुका है, हम उसको वापस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी लाइफ को दांव पे नहीं लगा सकते, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। वो इंसान होटल ताज के मैनेजर थे, जिनकी वाइफ और 2 बच्चे 6th फ्लोर पे जिंदा जल के मर गए थे। उसके बाद भी उस इंसान की हिम्मत देखो कि वहीं पे रहा और पूरे जो गेस्ट थे उनको निकालने में उसने पूरी मदद की। उसके बाद हमारी टीम डिसाइड हुई कि टावर में 3 शादियां थीं, सारे गेस्ट चैम्बर हॉल के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकाल के लाना है। हम हॉल की तरफ बढ़े, लैडर से गए ऊपर। लैडर से ऊपर जाने के बाद जो एलवे था वहाँ का, एलवे में जाके मैंने देखा कि मैं सबसे आगे था, तो देखा कि ग्लास का एक डोर है, तो उधर से कुछ 3-4 साउथ अफ्रीकन आ रहे थे, अफ्रीकन। तो मैंने उस डोर को नॉक किया और अपना आई कार्ड दिखा के उनको बोला कि ओपन द डोर। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा वो खोल नहीं पाए, दरवाज़ा ऊपर से लॉक था। तो वो चैम्बर हॉल की तरफ, चैम्बर हॉल के अंदर फिर वो अंदर घुस गए, उस दरवाजे को नहीं खोल पाए। हम पीछे हटे तो एक और दरवाज़ा था, दरवाज़ा खोला तो पूरा उसके अंदर अंधेरा था। तो जो हमारे टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि तेवतिया, हम सिर्फ 4 लोग हैं, मैं और 4 लोगों को लेकर आता हूँ, हॉल अंदर से कितना बड़ा है हमें नहीं पता। उसके बाद हम लोगों ने वहीं पे वेट किया। वो गए और नीचे से 4 और बंदे को लेकर आए और मेरे कंधे पर टैप किया कि प्रवीण एंटर करो। क्योंकि मैं दरवाजे को पहले ही खोल चुका था और रूम के अंदर पहले ही अंधेरा था, कोई रेस्पॉन्स नहीं था, तो हमने सोचा कि क्योंकि टेररिस्ट कोई भी होता तो दरवाज़ा खोलते ही सेम टाइम हमारे ऊपर फायरिंग आती। तो बेहिचक हम लोग अंदर घुसने लगे। सबसे आगे चलने वाला मैं था। हम अगर सबसे आगे चलता है उसको बोलते हैं पॉइंट मैन, तो मैं पॉइंट मैन था। तो अंदर 8 या 9 कदम मैंने रखे और पीछे जो था 3 चौथे नंबर पे सिक्योरिटी मैनेजर ताज का था। तो मैं लेफ्ट साइड में मेरे दीवार थी, अंधेरा था बिल्कुल रूम के अंदर। एलवे में जो एलवे था जी, उसमें पूरी रोशनी थी और रोशनी से जब अंधेरे में घुसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो दरवाजा जो दीवार थी, दीवार टच करते करते मैंने उनसे पूछा कि स्विच किधर है इसके, तो उन्होंने कहा कि आगे ही होंगे। तो मैं आगे बढ़ता रहा। 8-9 कदम रखने के बाद मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी जी। मैं समझ गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जबकि 4 टेररिस्ट उसी रूम के अंदर थे। मैंने अपनी पोजीशन ले ली, वहीं पे सीज हो गया और वेट करने लगा कि कोई मूवमेंट हो वहाँ पे। मूवमेंट तो कुछ नहीं हुई। मुझे एक फ्लैश दिखाई दिया, उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। जैसे ही फ्लैश दिखाई दिया तो मैंने भी अपनी ट्रिगर पे मेरी उंगली थी, मैंने भी ओपन फायर कर दिया। तो 3-4 राउंड मेरे फायर हुए। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जब ब्लड गर्दन से ट्रैकल डाउन हुआ तो मुझे होश आया और पहली बार मैं बोला भगवान को थैंक यू कि मैं पहले शॉट से बच गया। क्योंकि पहला शॉट हमेशा हेड शॉट होता है और हेड शॉट में आपका जो गोली निकल के गई है वो कान के आसपास में निकल के गई है। होश आ चुका था मुझे, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था, उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद भी आपने लड़ाई जारी रखी? जी। उसके बाद मैंने क्या किया, जो कारपेट था, कारपेट को पूरा जकड़ लिया और उस दर्द को पास करने की कोशिश की। क्यों कि अगर मैं कोई भी साउंड करूंगा तो टेररिस्ट को पता चल जाएगा कि ये बंदा इंजर्ड हो गया है, तो वो मेरे ऊपर हावी हो सकते हैं। तो मैंने कोई साउंड क्रिएट नहीं किया, चुपचाप उस दर्द को सहता रहा और अब जो अपने सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उनको देखा मैंने। तो देखा कि रूम के अंदर मैं अकेला हूँ, जो मेरी टीम है वो बाहर जा चुकी है, फॉल बैक कर चुकी है, मैं रूम के अंदर अकेला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी ये थी कि मुझे अभी अपने आप को संभालना है। क्यों? वो बंदा मुझे चेक करने के लिए जरूर आएंगे कि बंदा जिंदा है या मर गया। उससे पहले मुझे अपना एक्शन लेना है। तो मैंने क्या किया, अपना वेपन को थाई पे रखा लेटे लेटे और देखा कि बराबर में एक सोफा और दीवार के बीच में थोड़ी स्पेस है ताकि मुझे वहाँ पे कवर मिल सकता है। तो मैंने अपना वेपन को थाई पे रखा, कोई साउंड नहीं किया और लेटे लेटे सरक सरक के मैंने उस जगह पे अपने आप को कवर दी। कवर देने के बाद पहली बार जब मैंने चेक किया कि कितनी चोट है तो फील किया कि ये पूरा का पूरा कान है ही नहीं और पूरा मांस का लोथड़ा बराबर में लटका हुआ है।
धन्यवाद किया कि इतना बच गया। चोट हार्ट से ऊपर है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी नहीं, तो ज़्यादा फर्स्ट एड की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वहां बैठकर भी इतना सब कुछ जिसका दिमाग चल सके, इतना सूझबूझ दिखा सकें, और यही हमारी असली फौजी ट्रेनिंग भी होती है। जोरदार तालियां मैं चाहूंगी कि इनके लिए हो। मैं आपको माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूं क्योंकि टाइम की कमी है और हमें सभी मेहमानों से अपने बातचीत करनी है। यहाँ पे कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुश्मन के खेमे में जब साथी छूट जाता है तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि ठीक है, छोड़कर आगे बढ़ो क्योंकि एक एक सोल्जर कीमती होता है। लेकिन आपने ये परंपरा नहीं इसको तोड़ा, अपने सभी साथियों को आप वापस लेकर आए। क्या था दिमाग में कि अपनी जान प्यारी नहीं है, साथियों की बचानी ज्यादा जरूरी है? एक ऑफिसर की जिम्मेदारी यही है, इसीलिए मैं दिजेंद्र और तिवतिया को ज्यादा शाबाशी देता हूं। अब मैं अपने बारे में तो बहुत कम में बताना चाहता हूं, कुछ एक दो बात और बताना चाहता हूं। जहां तक मेरा सवाल है, आप सब जानते हैं कि वीर चक्र हो या शौर्य चक्र हो, शौर्य चक्र तो खैर पीस का अवार्ड है, लेकिन वीर चक्र सीरीज के अवार्ड केवल और केवल लड़ाई के मैदान में मिलते हैं। और चूंकि लड़ाई के मैदान में मिलते हैं इसलिए ज्यादातर मरणोपरांत मिलते हैं। कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है जो जिंदा हैं, भगवान का शुक्र है कि मैं उनमें से एक हूं। मैं अपनी इंसिडेंट बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 1971 का हिंदुस्तान पाकिस्तान वार चला। उस दौरान मैं एक प्लाटून कमांडर था, लेफ्टिनेंट था। मुझे काम दिए गए थे बारूद बिछाने के, बारूद हटाने के, सड़क बनाने के, सड़क तोड़ने के, पुल बनाने के, पुल तोड़ने के, वगैरह वगैरह। 8 दिसंबर को एक इंसिडेंट हुई जो रिकॉग्नाइज हुई, जिसके लिए मुझे वीर चक्र दिया गया। अपर बेरी कैनाल एक फिरोजपुर के पास वेस्टर्न पंजाब में है, उसके ऊपर मुझे 90 मिनट में 1.5 घंटे के अंदर एक एंटी टैंक क्रॉसिंग बनाना था। मैंने 90 मिनट के अंदर सिखाई हुई ट्रेनिंग के हिसाब से वो ट्रेनिंग अपने प्लाटून के लोगों के साथ बना दिया। लेकिन पुल बनने के बाद जो सामने वाला गांव था, उसका नाम मुझे याद है, चीना बेदी चंद, वहां से अचानक फायरिंग हुई। वो एनिमी का गांव था जिसकी ब्रीफिंग हमको नहीं दी गई थी। वहां से अचानक फायरिंग हुई। मेरा एक जवान नारायण घाग तो वहीं शहीद हो गया और 5 जवानों को गोली लगी। अब वो जवानों को हालांकि मैंने रेंडेजवस बताया था, लेकिन मौत, खतरे और दुश्मन के सामने आदमी कैसे बिहेव करता है ये आप प्लान नहीं कर सकते। वो 5 गलती से उसी चीना बेदी चंद गांव की तरफ को चले। एक सरकंडे का झुंड था, उसमें पानी था, वहां उसमें कवर को देख के चुप गए। मैं उनके पीछे चिल्लाता हुआ गया, और मेरे गए का मतलब ये नहीं कि मैं चल रहा हूँ। वो दौरान में गोलियां तो ऐसे चलती हैं जैसे बारिश हो रही है, और क्रॉल भी नहीं करते आप कोनी से, आप पेट के बल क्रॉल करते हो। हम वहाँ गए, जाके हमने उनसे कहा कि चलो। वो कहने लगे साहब पानी में हमारे तो हाथ पैर अकड़ गए हैं, हम तो अपना हथियार भी नहीं उठा सकते, आप कहते हो हमारे साथ वापस चलो। हमने कहा इतनी देर में 2 इंच और 3 इंच मोर्टार का फायर वहाँ पे स्पेसिफिक आने लगा कि अब थोड़ी देर में हम सब खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा कि मैं चलता हूँ। एक हवलदार मोहन सिंह था, उसने मेरे से कहा कि साहब हमें छोड़ के चल दिए। मैंने प्रॉमिस किया कि अगर जिंदा वापस पहुँच गया तो तुम्हें लेने जरूर आऊँगा। मैं और मेरा बैटमैन सिपाही गुरचरण सिंह, हम वहाँ से वापस चले। करीब आधा किलोमीटर क्रॉल करके आई कुड कॉन्टेक्ट ए टैंक। आई स्पोक टू द स्क्वाड्रन कमांडर ऑन वायरलेस and I requested him that kindly give me 10 persons and covering fire for about 30 minutes. He said there is no question of giving man, I will give you covering fire. बहरहाल हम उस कवरिंग फायर की ओर लेके मैं और मेरा बैटमैन दोबारा गए। उस समय में जरा तकड़े थे, मैं भी और मेरा बैटमैन भी, यानी कि सहायक। एक को मैंने पीठ पे रखा, एक को उसने पीठ पे रखा, एक को ऐसे कोनी में रखा, एक को अकेले ऐसे कोनी में मैंने भी और उसने रखा। उन 5 जवानों को हम वापस क्रॉल करते हुए वहीं पे आ गए, और आने के बाद फिर उनको गाड़ी से भेज दिया गया अस्पताल। जब उनका डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया, चूंकि वो सीरियसली वुंडेड थे, तो उन्होंने कहा, सभी ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में, कि एक लेफ्टिनेंट त्यागी हमें वहां से बचा के लाए। उनका स्टेटमेंट मेरा साइटेशन बन गया। किसी बड़े ऑफिसर ने मेरा साइटेशन नहीं लिखा था।
ऐसे मुझे भी शक नहीं। तो यही जज्बा होता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो द पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इसमें सुशील पंडित और आगा खान साहब जैसे लोग हैं, ये मामूली लोग नहीं है। ईच वन ऑफ यू इज ए लीडर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम किसी बात को केवल इसलिए मान लें कि कुछ जर्नल्स ने या किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत बड़े आदमी ने कही है, या इसलिए मान लें कि ये बात बहुत समय से कही चली आ रही है, या केवल इसलिए मान लें कि इसे बहुत सारे लोग मानते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। हम किसी बात को तब मानेंगे जब वो सच्चाई और कसौटी की पे खरी उतरेगी, गले से नीचे उतरेगी, लॉजिकल होगी, रीजनेबल होगी। नाउ आई आस्क यू क्वेश्चन, बताइए चीन में आतंकवाद सुना है क्या किसी ने? चीन में जहां ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके अलावा बचे हुए बॉर्डर पे ग्रीन वॉल ऑफ चाइना है, एंड दैट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना इज नथिंग बट द एक्स सर्विसमैन ऑफ दैट कंट्री हैव बीन पुट देयर। और वो एक्स सर्विसमैन आर द बिगेस्ट पेट्रियट्स। उन्होंने उसको इतनी खेती बाड़ी करके हरा भरा कर दिया कि उसे ग्रीन वॉल ऑफ चाइना कहने लगे। अब मजाल है कि कोई आतंकी घुसा है उनके देश में। हमारे यहाँ भी अगर जम्मू एंड कश्मीर में 60,000 सिपाही भरी जवानी में हर साल रिटायर होते हैं, अगर उनको आप बॉर्डर के ऊपर बसा दीजिए, मजाल है कोई स्मगलर या आतंकी घुसा है? ये काम किया जा सकता था, नहीं किया गया। अब किया जा सकता है। अब किया जाने में क्या है? 35A, केवल एक 35A को हटाना है। इसको हटाने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं। यहाँ तो इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे, ये जानते हैं कि 35A फ्रॉड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ के देख लीजिए, उसमें 35A का नाम ही नहीं है। एकदम 35 के बाद बिल्कुल हमारा अगला सेशन इसी पर है, तो उस पर और हमारा आतंक यानी कि आतंकवाद हटाया जा सकता है। और लास्ट मैं 10 सेकंड और लूंगा और फिर चूंकि जाना, मेरा एक कहना है, फौज सब कुछ करे, सरकार सब कुछ करे, पाकिस्तान से बदला लो, ये बातें तो सुनते हुए आज 70 साल हो गए। सवाल ये कि अब क्या हम सारी चीजों को सरकार और फौज पे छोड़ दें? मेरी और आपकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। मेरा एक आपसे सजेशन है, क्या हम ये नहीं तय कर सकते कि आज से हम आपसी अभिवादन में, यानी कि म्यूचुअल ग्रीटिंग्स में, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, इन सब चीजों को कुछ समय के लिए इज्जत के साथ अवकाश दें और जब मिले एक दूसरे के साथ जय हिंद बोलें और जय हिंद बुलवाएं। अब तो यहीं से शुरुआत करें। आप जैसे अच्छे लोग अगर ईमानदारी से और श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ जय हिंद बोले कई बार, तो शब्द कभी ब्रह्मांड में मरते नहीं है। समझ लीजिए कि देश की एकता, राष्ट्रीय एकीकरण और चरित्र निर्माण, सारी चीजें एक साथ प्रारंभ हो जाएंगी। सहमत है सर? एक बार खड़े होके मेरे साथ जय हिंद बोलने की प्रतिज्ञा करें। हमारे कैमरास आपको कैच नहीं कर पाएंगे, आप बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं माफी चाहूंगी। प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से आपसी अभिवादन में जय हिंद बोलेंगे और जय हिंदी बुलवाएंगे। हिंदू हो या मुसलमान, देश में रहना है तो देश की जय बोलनी होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।